Hello friends, welcome to Mitras classes. My name is Sachin Tyagi, and in this video I will start some questions based on digital circuit number system, and these questions are from previous year GATE exam only. Okay, so let's start the question in this video. In question number 13, the sign extension is the step in. Actually हमसे पूछा गया है कि जो साइन बिट एक्सटेंशन हम कंसेप्ट यूज करते हैं ये किस डोमेन में यूज किया जाता है। आइदर इट इज यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन और साइंड 16 बिट इंटीजर एडिशन, अरिथमेटिक लेवल शिफ्ट, कन्वर्टिंग अ साइंड इंटीजर फ्रॉम वन साइज टू अनदर। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस। The concept sign bit extension is very important. This is sign bit extension concept, okay, and it is used to represent. So it is used to represent the same number and in different size. For example, मुझे एक नंबर दिया गया है, let's suppose I have a number n equals to, और वो 4 बिट में नंबर है A3, A2, A1, A0, और क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि वी हैव टू कॉपीड दिस 4 बिट नंबर इन 6 बिट रजिस्टर। ठीक है, या मेरे को नंबर ये 6 बिट्स में लिखना है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि जो MSB होती है उसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये मेरे को 6 बिट में लेके जाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो मेरी ओरिजिनल बिट दी गई है, ओरिजिनल लोअर बिट, उनको मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा। इसके बाद 4 बिट मेरी पूरी हो गई। 5वीं और 6ठी बिट पे मैं क्या करूंगा, MSB, जो कि MSB है A3, इसी को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। तो इन दोनों केसेस में जो नंबर n है वो सेम रहेगा, राइट। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, नो, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में कभी भी साइन बिट एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। साइन 16 बिट इंटीजर एडिशन में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है अरिथमेटिक लेवल शिफ्ट, उसमें हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक लेफ्ट शिफ्ट बेसिकली। तो उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो नंबर मेरा शिफ्ट होता है, लेकिन साइन बिट एक्सटेंशन का कंसेप्ट उसमें भी कहीं यूज नहीं किया जाता। तो ऑप्शन 4 मेरे पास बचता है, और ऑप्शन 4 इज करेक्ट बिकॉज it says that this concept is used to convert a signed integer from one size to another. Okay, so this is the correct option। जैसे कि मैंने बताया, एक नंबर है मेरे पास n, A3, A2, A1, A0, 4 बिट में नंबर है, उसी को मुझे 6 बिट में या 7 या 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं MSB को एक्सटेंड कर दूंगा एज पर अवर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेसेस। ठीक है, सो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेम नंबर इन डिफरेंट साइज। नंबर का जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो सेम रहता है, बस जो नंबर ऑफ बिट्स हैं जो यूज की गई है, दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द number in binary sequence will increase, nothing else. Okay, so let's start the next question. So as per question number 14, assuming all numbers are in 2's complement representation, which of the following numbers is divisible by this? ठीक है, तो हमें क्या किया गया है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिए गए हैं सब के सब नंबर किस में है, 2's complement की हेल्प ली गई है, पहला। दूसरा ये चेक करो कि इन नंबर्स की क्या MSB 1 है। अगर 1 है तो हमें ओरिजिनल नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें 2's कॉम्प्लीमेंट पहले लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक भी MSB 0 होती तो हम समझ जाते हैं कि वो ठीक है 2's कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया, बट वो है पॉजिटिव नंबर, तो उसमें हमें एज इट इज उसको हम डिकोड कर सकते थे, 2's कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो नंबर दिया गया है दैट इज 5 टाइम्स 1 011। ठीक है, तो MSB 1 है, तो इसका मतलब पहले मैं इसका क्या करूंगा, 2's कॉम्प्लीमेंट लूं। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट से मुझे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर पता चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, LSB के 1 को एज इट इज लिखूं, उसके बाद में बिट इंटरचेंज कर दूं, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, और उसके बाद 5 0 आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर। तो ये जो नंबर मैं देख पा रहा हूँ, दिस नंबर इज बेसिकली, दिस नंबर इज +5। ठीक है, ये डेसिमल में +5 है, तो इसका मतलब जो हमें बाइनरी सीक्वेंस 2's कॉम्प्लीमेंट में दी गई थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, -5 10 को। तो मैं ऑप्शन वाइज चलूंगा और मुझे हर ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन का मैग्नीट्यूड मेरा डिविजिबल बाय 5 आता है। मैं कहूँ मतलब 5 का मल्टीपल आता है। ऑप्शन ए की मैं अगर बात करता हूँ तो उसमें मुझे दिया गया है 3 1 2 0 देन 3 टाइम्स 1। ओके, तो इसका मैं 2's कॉम्प्लीमेंट लिख लेता हूँ। इसके 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, LSB के 1 को मैं एज इट इज रखूंगा, उसके बाद 1 है उसका 0 बन जाएगा, फिर 1 का 0 बन जाएगा, फिर 0 का 1 1 और 3 0 आ जाएंगी। क्लियर। तो ये जो नंबर है इसका मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है, दिस इज 16 + 8 + 1, तो ये बन जाएगा +25। दिस इज +25 बेस 10। ओके, तो उसका मतलब ये जो नंबर है जो हमें दिया गया था, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -25 10 को।
तो यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई यही नंबर डिविजिबल हो सकता है, ऑप्शन ए आना चाहिए। बट हम ऑप्शंस बी सी डी और ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी की मैं अगर बात करता हूँ तो दिस इज 111100 ठीक है। इसका मैं अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लेके लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा लेफ्ट साइड पे 0 0 1, फिर उसके बाद 1 1, देन 3 टाइम्स 0। ओके, दिस नंबर इज बेसिकली दिस इज 16, देन 8, देन 4, ये बन जाएगा 28। दिस इज प्लस 28 बेस 10, और जो नंबर यहाँ पर दिया गया है दिस इज माइनस 28 बेस 10। तो इसका मतलब ये तो नंबर ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेट्स चेक फॉर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के लिए देख लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है 11101011। ओके, इसका मैं टूज कॉम्प्लीमेंट लेके देख लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? एलएसबी पे मैंने एक वन एज इट इज लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वन को मैं जीरो कर देता हूँ। इस वन को मैंने जीरो कर दिया, जीरो को वन किया, वन को जीरो किया, जीरो को वन किया, फिर दो जीरो हो गई। तो इस नंबर को अगर आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा देख लो उसको। ये तो वंस प्लेस पे बता रहा है दिस इज वन, और ये मुझे बता रहा है एट प्लेस पे दिस इज 32। ये कितना हो जाएगा? 32 प्लस 8 40 प्लस 1 41। ओके, तो ये मुझे दिखा रहा है प्लस 41। दिस इज प्लस 41 बेस 10। तो उसका मतलब जो ऑप्शन यहाँ सी में दिया गया है दिस इज फोर माइनस 41 बेस 10। इसका मतलब सी ऑप्शन बी क्या है मेरा? गलत है। ऑप्शन डी की मैं बात कर लेता हूँ, चलो उसको मैं यहीं पे बना लेता हूँ। इस नंबर का अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट इसका लिख लेते हैं। एलएसबी से पहला वन एज इट इज, दूसरे वन का जीरो हो जाएगा, जीरो का वन, फिर वन का जीरो, फिर वन का जीरो, फिर वन, फिर दो जीरो। ओके, अगर इसको मैं सोल्व करके लिखूँ तो इट विल बिकम, ये तो पोजिशनल वेट इसका तो वन आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका पोजिशनल वेट कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 8, 8 4 2 1, दिस इज 4। ओके, दिस इज 4, दिस इज 8 16, दिस इज 32। तो ये बन जाएगा प्लस 37। तो ये नंबर तो हुआ मेरा प्लस 37 बेस 10 पर। और जो ऑप्शन में दिया गया है दिस इज बेसिकली दिस इज प्लस 37, और जो ऑप्शन में दिया गया है दिस इज माइनस 37। इसका मतलब ये बात भी क्लियर हो गई कि ये जो नंबर है दिस इज माइनस 37 ओनली। इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। तो hence we can say, we can proudly see that option 8 is correct. Okay, so I hope this question is clear to all of you. This is the best explanation for this question. So let's start the next question. So as per the question number 15, given क्या है यहाँ पर? If 73 base x is equal to 54 base y, then in base y, बेसिकली एक नंबर ये दिया गया है, एक नंबर ये दिया गया है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x and y. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन कंडीशन है हमारे पास 73x इक्वल्स टू 54y। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने अभी एक लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। बिकॉज अगर आप इसको देखो डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखता हूँ तो मेरे सामने देखिए प्रॉब्लम क्या है। अब दिस इज बेसिकली 7x प्लस 3 इक्वल्स टू दिस इज 5y प्लस 4। ओके, ये कंडीशन बन गई। अब एक सिंगल इक्वेशन है लेकिन दो वेरिएबल्स हैं। ओके, उसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अगर दो अननोन वेरिएबल्स हैं तो दो ही इक्वेशन होने चाहिए इनको सोल्व करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। वो क्या कि देखिए, एक नंबर है मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे 73 बेस x, क्लियर, और एक नंबर है राइट हैंड साइड पे 54 बेस y। ठीक, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से x के लिए कंडीशन लिखूं तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 7 होगी। ये बात तो पक्की है क्योंकि अंदर जो डिजिट यूज की गई है वो डिजिट हमेशा x से छोटी होगी, बराबर भी नहीं होगी, बड़ी भी नहीं होगी। तो x की वैल्यू 7 हो सकती है, 7 से ज्यादा होगी मतलब तो क्या हो सकती है? 8 हो सकती है, 9 10 11 12, इस तरह से, राइट। सिमिलरली राइट हैंड साइड की मैं अगर बात करूं तो y की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी? ग्रेटर देन 5 हो सकती है y की वैल्यू। इसका मतलब स्टार्टिंग कहाँ से मैं करूंगा? y की वैल्यू हो सकती है 6 भी हो सकती है, 7 8 9 10 ऐसे। तो हम क्या करते हैं, x की पहले मिनिमम वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी दी गई है। x की वैल्यू है 8 9 10 11, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 गिवन है, राइट। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हम देख लेते हैं y की मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो बेसिकली देखा जाए तो चारों ऑप्शन में ही y की वैल्यू ये मिनिमम दी गई है, क्लियर। तो x की मिनिमम वैल्यू और y की मिनिमम, क्योंकि मैंने बताया कि वो हमेशा x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट कराता है
वो विद रेस्पेक्ट टू मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट की बात करता है। तो यहाँ पर जो x की मिनिमम वैल्यू है वो भी 8 है और y की मिनिमम 11 है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। ये तो बिल्कुल फैक्ट है, बट चूंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है तो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमने अपने मेथड से फाइंड आउट की है कि ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ऑप्शन डी हो सकता है 8 एंड 11। तो एक बार इन वैल्यूज को पुट करके बस हम वेरीफाई करेंगे और कुछ नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 73 8 इक्वल्स टू 54 बेस 11। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 7 8 जा 56 प्लस 3 59 मिल जाएगा, और इधर भी मुझे मिल जाएगा 55 प्लस 4 दैट इज 59। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तो दिस इज माई राइट आंसर। ओके, अगर ये नहीं कर रहा होता फिर हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ये वो पहली वैल्यू है जिसको मैं अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करके चेक करूंगा, और वैसे 100% क्वेश्चन में वही आंसर आता है। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स और उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। Hence, the correct answer for this question is option number D. So thanks for watching this video. In the next video, I will again start some subsequent questions based on same subject and same topic. So thanks for watching this video. Have a nice day.